हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। मैं हूं काकोली और आज क्यों ना डिस्कस करें हम जर्नी ऑफ रिट पेटिशन। मेरे वन ऑफ द वीडियोस इज बेस्ड ऑन टॉप 10 petitions दैट आर यूज्ड इन इंडिया दैट एवरी लॉ स्टूडेंट मस्ट नो। तो 10 जो petitions हमने समझे थे उनमें से सबसे पहला ही petition जो हमने समझा था उस petition के बारे में वो था रिट petition क्या होता है। ठीक है, तो रिट्स के अराउंड बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज आते हैं। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट ब्रिंग अ टॉपिक लाइक दिस जहां हम रिट पिटिशंस को ही डिस्कस करें और कैसे ये फाइल होता है। बहुत कम जगह बताया जाता है हाउ रिट पिटिशंस कैन बी फाइल। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगी 8 से 10 मिनट के बीच में हम समझ जाएंगे रिट्स क्या होता है और कैसे वो फाइल होती है। फाइन, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, ये तो पहले समझ लो। फाइन, सो फ्रॉम वायलेशन ऑफ राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस तक का ये सफर होता है रिट्स का। कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी टाइप के पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने या जैसे या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपका कुछ भी डिमोलिश कर दिया है इलीगली, तो इन सब केसेस में आप बिल्कुल हाई कोर्ट में जाके रिट्स फाइल कर सकते हो। तो रिट्स आप किन किन सिचुएशंस में फाइल कर सकते हो ये जानना बहुत जरूरी होता है। सो रिट पिटिशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो सिटीजन्स को दी गई है आर्टिकल 32 और 226 के अंदर। It allows a person to directly approach the High Court या Supreme Court when a public authority violates a legal या फिर fundamental right। तो यूजुअली जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं पहली बार, तो जब हम प्लेंट फाइल करते हैं तो वो फाइल करने वाला पर्सन होता है प्लेंटिफ और जिसके अगेंस्ट फाइल किया वो होता है डिफेंडेंट। तो वही जब इनमें से जिसके भी अगेंस्ट में डिक्री पास हुई, ठीक है, जजमेंट जिसके भी अगेंस्ट में आएगा, जब वो अपील फाइल करता है तो तब वो पर्सन बनता है अपेलेंट और जो दूसरी पार्टी होती है वो बन जाती है रिस्पोंडेंट। और जब आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो पेटिशन जैसे कि रिट, तो तब फाइल करने वाला इंसान बन जाता है पेटिशनर। तभी हम उनको पेटिशनर बोलते हैं और ऑपोजिट पार्टी को रिस्पोंडेंट। तो ये तीन डिविजन्स आपको याद रखना है। तो जब हम रिट्स पढ़ते हैं तो वो पर्सन जो रिट फाइल करता है पेटिशनर बनता है और जिसके अगेंस्ट फाइल होता है वो रिस्पोंडेंट बनता है। और आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट की बात करता है, 226 हाई कोर्ट्स की। और आर्टिकल 32 का जो स्कोप है वो छोटा होता है कंपेयर टू आर्टिकल 226। 226 का स्कोप है जो वो वाइडर होता है, उसमें और भी कई लीगल राइट्स आते हैं। जैसे कि कोई भी आपका प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दे, कोई बिल्डिंग डिमोलिश कर देता है जब गवर्नमेंट इलीगली, तो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में आप रिट्स फाइल कर सकते हो। इस तरह के लीगल राइट्स आते हैं आर्टिकल 226 में। 32 में मेनली फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, तो हैज योर राइट बीन वायलेटेड, एवरीथिंग बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग द वायलेशन। क्या आपके साथ वायलेशन क्या हुआ है पहले वो बताओ। क्या गवर्नमेंट ने इलीगली एक्ट किया है, जैसे इलीगली आपका कोई घर डिमोलिश कर दिया है। ठीक है, हैज अ पब्लिक ऑफिशियल फेल टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी, का क्या कोई ऐसा पब्लिक ऑफिशियल है जो ऑफिस में बैठा है लेकिन अपना लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है जिसके कारण आपको तकलीफ हो रही है। हैज योर फंडामेंटल राइट बीन वायलेटेड, क्या आपका आर्टिकल 21 या कोई भी फंडामेंटल राइट वो वायलेट हुआ है। हैज एनी अथॉरिटी एक्टेड आर्बिट्ररीली और बियॉन्ड इट्स पावर, क्या किसी ने अपने पावर के बियॉन्ड जाके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आई मीन पब्लिक अथॉरिटी ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कोर्ट चेक करता है। अब ये चेक करने के बाद आपको ही सबसे पहले चेक करना होगा, कोर्ट भी देखेगा ही बाद में। लेकिन सबसे पहले आप ये पता करोगे कि ये जो मेरे साथ इलीगल चीजें हो रही है, जो गवर्नमेंट कर रही है या पब्लिक अथॉरिटी ने किया है या मेरा राइट वायलेट हुआ है किसी भी सो एंड सो रीजन से, तो ये जब होता है तो आपको समझ में आ गया कि मुझे रिट फाइल करना है। ठीक है, मैं रिट फाइल कर सकता हूँ। लेकिन सेकेंड स्टेप होता है कि कौन सी रिट, क्या गलत हुआ है वो तो आइडेंटिफाई कर लिया, पर रिट कौन सी फाइल करोगे। इसीलिए आपको ये 5 रिट्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन 5 रिट्स जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। पहला होता है हिबिस कॉर्पस, रिलीज फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। अगर पुलिस ऑफिसर्स ने आपको इलीगली डिटेन करके रखा है, इसलिए मैंने बोला पब्लिक अथॉरिटी ने कुछ अगर अपने पावर्स के बियॉन्ड जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए हैं, क्योंकि इलीगल डिटेंशन में डायरेक्टली आपका आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ यहाँ पे। और सेकेंड टाइप का रिट होता है मैंडमस, मतलब डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। ठीक है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है जो ठीक से अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही,
तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में कोर्ट से बुलवाओगे आप कि अपना ड्यूटी परफॉर्म करो ठीक से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर अपना काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फाइन। जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया या कोई और डिपार्टमेंट हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, फाइन। फिर नेक्स्ट होता है सर्शियोररी। सो इसका मतलब होता है क्वैश एन इलीगल ऑर्डर। कोई इलीगल ऑर्डर अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने पास की है, फाइन, कोई भी प्रोजेक्ट के अराउंड या किसी भी चीज के अराउंड वो इलीगल है, कोर्ट को पता चलता है, तो वो उस अथॉरिटी को बोलेगा कि इसे क्वैश कर दो। फिर चौथा होता है प्रोहिबिशन, मतलब रोकना। आप ये सिंबल्स देख रहे हो, इलीगल डिटेंशन में ये प्रिजन या दरवाजा, मैंडेमस में जोर जोर से बोलेगा कोर्ट कि अरे अपना ड्यूटी परफॉर्म करो। यहाँ पे सर्शियोररी क्वेश कर देगा इलीगल ऑर्डर को। यहाँ पे प्रोहिबिशन मतलब रोकना, स्टॉप अ लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन, जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो पावर्स है ही नहीं। कोई कोर्ट, यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी में मैं बाकी डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, प्रोहिबिशन में हम कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, नीचे का कोई लोअर कोर्ट, मतलब कोई लोअर कोर्ट या फिर कोई ट्रिब्यूनल जो है वो अगर अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड करे तो ये अप्लाई होता है। फिर पांचवा होता है को वारंटो, मतलब चैलेंज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो कोई भी इलीगल ऑक्यूपेशन है जो कि बेसिकली पब्लिक ऑफिस वालों ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो को वारंटो में, पूछते हुए कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, ठीक है, कि आप कौन होते हो करने वाले। तो ये आपका हो गया पांचवा रेट, ठीक है। तो ये पांच में से आपको अपने इशू के हिसाब से एक चूज करना होगा। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने इलीगली एक्ट किया है, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर रहा है ड्यूटी या समथिंग, तो आप मैंडेमस के लिए अप्लाई करोगे, फाइन। कुछ ऑर्डर पास किया है इलीगल, तो आप सर्शियोररी के लिए अप्लाई करोगे। तो नेक्स्ट आते हैं हम, विच कोर्ट शुड यू अप्रोच। अब रिट तो डिसाइड कर लिया, अब कौन से कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि रिट्स तो इन्हीं दो में फाइल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग। तो हाई कोर्ट अगर जा रहे हो तो आप आर्टिकल 226 के अंदर में रिट फाइल करोगे, ये आपके पिटिशन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, पिटिशन में ही लिखा होगा। सो कैन एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के पास भी जा सकते हो, जैसे हिबियस कॉर्पस के केस में, जहां आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, जहां पे गवर्नमेंट बॉडीज आके कुछ इलीगल काम कर रही है, जैसे कोई लीगल राइट इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे मान लो अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी वहां पे जा रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है अब, तो वैसे केसेस में जहां लीगल राइट आ जाते हैं, मैरिज अराउंड या समथिंग, तो वहां आप हाई कोर्ट को अप्रोच करते हो, ठीक है, कि कुछ एक ऐसा एक्शन किया गवर्नमेंट ने जिसके कारण आपका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो गया, लीगल राइट वायलेट हो गया, तो आप हाई कोर्ट के पास जाओगे, तब आप सुप्रीम कोर्ट चूज नहीं करोगे, ठीक है। अदरवाइज कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको कमांड दिलवाना है, तब आप मैंडेमस का फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। पर लीगल राइट के केस में ये फोरम आएगा। तो जनरली द फर्स्ट फोरम सिटीजन अप्रोचेस दी हाई कोर्ट और एक्सरसाइजेस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो हाई कोर्ट का क्या होता है कि वो अपने टेरिटरी में ही ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर कर सकता है। उसका जो भी डिसीजन होगा वो छत्तीसगढ़ में ही अप्लाई होगा, उसके बाहर नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है दूसरा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32। तो डायरेक्ट रेमेडी ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे हर एक चीज में, तब आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूजुअली मैंडेमस जैसी चीजों के लिए एंड एवरीथिंग के लिए आप हाई कोर्ट से अप्रोच करते हो। लेकिन अगर उनके किसी एक्शन से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो पर्टिकुलरली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपका फोरम बन जाता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट में आप बेसिकली हर चीज के लिए जा सकते हो, लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए एंड ऑल, पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट में एंड ऑल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप सोनली एंड सोनली सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए जा पाओगे, फाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है check territorial jurisdiction. A writ petition should be filed before the court that has jurisdiction over the dispute. तो आप देखोगे कि अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करने वाले हो तो कौन से स्टेट के हाई कोर्ट में जाओगे। आपने दोनों में से एक फोरम चूज कर लिया, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है। जहां आपको लग रहा है कि फंडामेंटल राइट डायरेक्टली ट्रिगर नहीं हो रहा है, लेकिन कोई पब्लिक अथॉरिटी है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा कुछ काम है जो अटक रहा है, जो लीगल राइट है मेरा, तब आप हाई कोर्ट में गए, फाइन। तो कौन से स्टेट का, सो वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज होली या फिर पार्टली, जहां पे भी आपका वो इंसिडेंट या वो प्रॉपर्टी के अराउंड या वो चीजों के अराउंड में डिस्प्यूट है, तो जहां पे भी आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, बंडल ऑफ फैक्ट्स या जो इंसिडेंट कि आप क्यों आ रहे हो कोर्ट के पास, वो बताता हो वो फैक्ट्स,
ठीक है, तो जहां वो अरोज हुआ होली या पार्टली, आप वहां जा सकते हो। वेयर द अथॉरिटी अगेंस्ट हुम रिलीफ इज सॉट इज लोकेटेड। तो जिस भी अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको रिलीफ चाहिए, मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में एक म्यूनिसिपैलिटी है जिसके अगेंस्ट में आपको चाहिए रिलीफ, तो उसके पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट में आप जाओगे। फाइन, मतलब डिफेंस, मतलब रिस्पोंडेंट के। ठीक है, फिर फाइलिंग बिफोर द रॉन्ग कोर्ट में रिजल्ट इन डिसमिसल या फिर रिटर्न ऑफ पेटिशन। तो इसलिए आपको ज्यूरिसडिक्शन बहुत अच्छे से चूज करना होगा। ये आपका स्टेप 4 होता है। ठीक है, फिर अगले में आते हैं जो कि है कलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो रिट पिटिशन हमेशा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ फाइल होता है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है ऑर्डर्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स या नोटिसेस, जिस गवर्नमेंट के ऑर्डर से आप परेशान हो, जिससे आप चाहते हो कि क्वैश हो, ठीक है, जिससे आपका लीगल राइट कुछ वायलेट हो रहा है या समथिंग, या कुछ भी एक वायलेशन तो है वहां पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप हाईकोर्ट के पास आप फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाओगे, हाईकोर्ट के पास आप फंडामेंटल राइट्स अलोंग विद अदर के साथ भी जा सकते हो। एससी में सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में ही जा पा रहे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर नोटिस की कॉपी लगा दिया उसमें, फाइन। देन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस, जो भी उसका एड्रेस होगा वो सब चीजें आपने लिखी, और आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह सबकी डाली, ठीक है। देन रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो भी स्टैट्यूट के अंदर में वो सारी चीजें पास की गई है एंड ऑल, वो सब आपने लिखा, ठीक है। जो भी स्टेट टू स्टेट जो भी एक्ट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस मेड टू द अथॉरिटीज, जो भी आपने रिप्रेजेंटेशंस किए होंगे, डॉक्यूमेंट्स शोइंग वायलेशन ऑफ राइट्स, कि कैसे वो आपकी कोई भी एक राइट्स को वायलेट कर रहे हैं उसके बारे में आप बताओगे। तो बहुत सारे सपोर्टिंग एविडेंसेस जो है वो आती है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पेटिशन को मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग दी रिट पिटिशन। तो अब ड्राफ्टिंग का स्टेज आता है। सब चीज हमने 5 स्टेप्स में फाइनल कर ली। अब प्रॉपरली ड्राफ्ट कैसे होता है, एक कॉज टाइटल होगा जिसमें कोर्ट और पार्टीज के नाम होंगे, फाइन। फिर ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस होता है, कॉज ऑफ एक्शन लिखा जाता है। फिर क्रोनोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नंबरिंग के साथ प्रॉपर क्रोनोलॉजी लिखी जाती है, क्या क्या हुआ। लीगल ग्राउंड्स, ठीक है, कौन कौन से लीगल ग्राउंड्स पे आप अप्रोच कर रहे हो वो लिखा जाता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे आप रिलाई कर रहे हो, 226 पे कि 32 पे, ठीक है। रिलीफ सॉट फ्रॉम द कोर्ट, जो आपको रिलीफ चाहिए वो लिखते हो, ठीक है। कौन सा रिट है आप वो भी बता रहे हो बेसिकली इन सब में। फिर इंटरम रिलीफ, अगर आपको चाहिए कि इससे पहले कि आप कुछ बाद में टाइम लेके आराम से जजमेंट पास करो, अभी के लिए एक इंटरम रिलीफ मुझे दे दो टेम्पररी, तो वो भी आप मांग सकते हो। और एक सपोर्टिंग एफिडेविट होता है कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो ट्रू टू योर नॉलेज है। तो ये चीज आपको अच्छे से बतानी पड़ती है, ठीक है, अंडरस्टूड। थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका ये बताने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन जुडिशरी। गोल्ड हमारा लाया है राजस्थान एपीओ के कोर्सेज, जिसमें आपको राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स का प्रेप मिल रहा है, जिसके फीचर्स है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस होगा, ई बुक्स क्लास नोट्स वगैरह होगी, और साथ ही में राजस्थान एपीओ के प्रीलिम्स और मेंस की भी आपको कोर्स ओके मिल रही है, जिसमें अगेन दोनों लैंग्वेजेस में आपके लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस होगा, ई बुक्स होंगे और प्रैक्टिस टेस्ट ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में। तो क्योंकि ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन देता है, एकदम एक्यूरेसी और स्पीड भी आपकी बढ़ती है, तो डेफिनेटली आप इसे एनरोल करना। एंड आप ये कोड यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 15% का ऑफ भी मिलेगा इस कोड को यूज करके। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप इस आईवीआर नंबर पे इंक्वायरी ले सकते हो। और सपोर्ट टीम इज ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तो इसे जरूर चेकआउट करना एक बार। तो वापस आते हैं हमारे स्टेप 7 पे, जो कि है फाइलिंग बिफोर द कोर्ट। तो आफ्टर ड्राफ्टिंग द पेटिशन इज फाइल्ड बिफोर द रजिस्ट्री ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जब आपने ड्राफ्ट कर लिया है, सारी चीजें आपने उसमें लिख दी है, आपके जो भी राइट्स वायलेट हुए सब चीजें आपने, कॉज ऑफ एक्शन एवरीथिंग यू हैव मेंशन, फाइनल ड्राफ्टिंग के बाद तो जिस भी हाई कोर्ट में अगर आप जा रहे हो तो उसकी रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो उसकी रजिस्ट्री में आपको ये पेटिशन ड्राफ्ट करके फाइल करना है। ठीक है, ड्राफ्ट हो गया, फाइल करोगे आप, तो एक कोर्ट फीस पे करोगे, हर एक चीज के साथ एक कोर्ट फीस जाती है। इवन सिविल सूट्स में भी प्लेन रिटन स्टेटमेंट हर किसी के साथ कोर्ट फीस आपको भरनी होती है, जो डिपेंड करता है आपके सूट के वैल्यूएशन पे कि कितना वैल्यूएशन का आपका सूट है,
प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, ये कितना है, वो कितना है, उसके हिसाब से कोर्ट फीस डिसाइड होता है। तो यहाँ पे भी प्रिस्क्राइब कोर्ट फी होगा। एंड देन आपको सबमिट करने अपने सारे एनेक्स्चर्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, स्क्रूटिनी होगी रजिस्ट्री के द्वारा कि आपने सारी फाइलिंग प्रॉपरली की है कि नहीं, वो रजिस्ट्री देखेगा। उसके बाद एक डायरी नंबर और केस नंबर अलॉट कर देगा कि आपका जो है ये जो पेटिशन है वो फाइल हो चुका है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद एडमिशन स्टेज आता है। तो कोर्ट जो है, फाइल हो गया तो कोर्ट के पास आ गया, तो कोर्ट जो है एग्जामिन करेगा कि आपका पेटिशन जो है वो डिजर्व करता है कि नहीं किसी भी तरह का कंसिडरेशन, सही है कि नहीं। तो वो इशू करेगा नोटिस टू द रिस्पोंडेंट। तो बेसिक प्रोसीजर्स है कि जैसे ही एग्जामिनेशन हो गया आपके पेटिशन का, जो कोर्ट कर रहा है, अब रजिस्ट्री से तो हो गया, कोर्ट देखेगा कि आपने जो फाइल किया है राइट और नॉट। ठीक है, तो फिर इशू नोटिस करेगा रिस्पोंडेंट्स को कि आपके अगेंस्ट में ये रिट फाइल हुई है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी उनके अगेंस्ट में। ठीक है, ग्रांट इंटरिम प्रोटेक्शन इन अर्जेंट केसेस, अगर आपने डिमांड की है किसी इंटरिम प्रोटेक्शन की अपने पेटिशन में, तो वो इंटरिम प्रोटेक्शन कोर्ट दे देगा। एंड डिसमिस द पेटिशन इफ इट इज नॉट मेंटेनेबल, अगर उसे लग रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को अगर लगा कि इसका तो कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ ही नहीं है, ये लीगल राइट को फंडामेंटल राइट समझ के आ गया फॉर एग्जाम्पल या कुछ, तो तब वो रिजेक्ट कर देगा, उसे डिसमिस कर देगा। ठीक है, तो एडमिशन डज नॉट मीन द पेटिशनर हैज वन, इट ओनली मीन्स कि कोर्ट जो है अब हियरिंग स्टार्ट कर रहा है, विलिंग टू हियर इट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि एडमिट हो जाए जो आपका पेटिशन है। ठीक है, एडमिशन स्टेज को क्रॉस कर ले। फिर होता है नोटिस एंड एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग्स। ठीक है, तो नोटिस एंड एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग्स में वंस नोटिस इज इशूड और रिस्पोंडेंट को भेजा जाता है, तो दोनों साइड को अपने अपने पोजीशंस राइटिंग में भेजनी होती है। दैट इज फाइल्स द ओरिजिनल रिट पिटिशन। तो पेटिशनर जो है वो ओरिजिनल रिट पिटिशन फाइल कर रहा है अपना, रिस्पोंडेंट एक काउंटर एफिडेविट देता है। तो बिल्कुल जैसे आपका प्लेंट होता है उसके ऑपोजिट में रिटन स्टेटमेंट जाता है, राइट, रिप्लाई के तौर पे। तो वैसे ही ओरिजिनल रिट पिटिशन जो है वो वापस से जो पेटिशनर है वो दिखा रहा है कोर्ट को कि उसमें क्या क्या उसने लिखा है। इसके रिप्लाई में रिस्पोंडेंट काउंटर एफिडेविट फाइल करता है एक्सप्लेनिंग उसका स्टैंड। फाइन। और फिर वापस से प्लेंटिव जो है, या जो आपके यहाँ पेटिशनर जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रिट्स है तो इसमें पेटिशनर वर्ड यूज करेंगे। तो पेटिशनर में देन फाइल है रीजॉइंडर रिस्पोंडिंग इस काउंटर एफिडेविट के बदले। जो भी काउंटर एफिडेविट में रिस्पोंडेंट ने अपना स्टैंड बताया, उसके काउंटर में जो पेटिशनर वापस फाइल करेगा वो हम बोलते हैं रीजॉइंडर। ठीक है, सो दिस एक्सचेंज हेल्प्स द कोर्ट अंडरस्टैंड द कंप्लीट फैक्चुअल और लीगल डिस्प्यूट। ठीक है, सो ओरिजिनल रिट पिटिशन, काउंटर एफिडेविट उसका रिप्लाई, और इसका रिप्लाई वापस पेटिशनर करता है रीजॉइंडर के थ्रू। तो इस तरह से ये तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं। अंडरस्टूड। फिर इसके बाद होता है फाइनल हियरिंग की ड्यूरिंग द फाइनल हियरिंग बोथ साइड्स प्रेजेंट द लीगल आर्ग्यूमेंट्स। तो लिखित में जो काउंटर देना था कर दिया। अब आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं, जो ओरल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो कोर्ट एग्जामिन्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसमें रेलेवेंट स्टैट्यूट्स एग्जामिन करते हैं, बेसिकली जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे हैं, प्रेसिडेंट्स को स्टडी किया जाता है, फैक्ट्स ऑफ द केस से डील किया जाता है। ठीक है, इसमें फाइन। उसके बाद आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स, जब दोनों साइड्स को हियर कर लेते हैं, सब चीजें डिस्कस हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस समझ जाते हैं हम, अलाउस द रिट पिटिशन, क्वैश एन इलीगल ऑर्डर, डायरेक्ट द अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। बेसिकली कोर्ट इनमें से कोई भी जजमेंट पास कर सकता है कि या तो वो रिट पिटिशन को फाइनली अलाउ कर दे रहा है कि ठीक है आपका रिट पिटिशन बिल्कुल जस्टिफाइड है, इस पे एक्शन होगा, एंड या तो फिर क्वैश कर देगा उस इलीगल ऑर्डर को जिसके लिए आपने फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में अप्रोच किया होगा कि इस डिपार्टमेंट ने इलीगल ऑर्डर पास किया, इसे क्वैश करो, जो हमने सर्शियोररी में पढ़ा था। ठीक है, तो आपका सर्शियोररी जो है उसके जो मीनिंग होती है उसके हिसाब से, ठीक है, एक्शन ले लिया गया है। फिर डायरेक्ट द अथॉरिटी टू परफॉर्मेंस ड्यूटी, मतलब मैंडमस का अगर रिट फाइल हुआ था तो कोर्ट जो है इसके अंदर में डायरेक्ट कर देगा अथॉरिटी को टू परफॉर्मेंस ड्यूटी। फिर पार्टी अलाउ द पेटिशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शंस, को डायरेक्शंस इशू कर सकता है कोर्ट। डिसमिस द पेटिशन इफ नो लीगल वायलेशन इज फाउंड। पूरे पोथे को समझने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अगर कोर्ट को लग रहा है कि अभी भी, कि अब जाके समझ में आया कि कोई लीगल वायलेशन कुछ खास हुआ नहीं फाइंड आउट, इवन आपको सुनने के बाद भी, तो तब डिसमिस कर देगा। ठीक है, सो द जजमेंट इज बाइंडिंग एंड में ऑल्सो ले डाउन इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स, ये आपको याद रखना है। फाइन। और इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर में बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है कि रिट्स आर जनरली मेंटेनेबल अगेंस्ट द स्टेट, पब्लिक अथॉरिटीज एंड बॉडीज परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस। तो फंडामेंटल राइट्स तो है ही,
उसके अलावा आप जिस बॉडी के अगेंस्ट में चैलेंज कर रहे हो वो बॉडी हमेशा स्टेट या फिर पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं हो सकती। ठीक है, हाई कोर्ट्स हैव वाइडर रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में, इसमें लीगल राइट्स भी क्योंकि आ जाते हैं। फाइन। और डीले विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में लीड टू डिसमिसल ऑन द ग्राउंड ऑफ लैचेस। तो फिर अगर डीले करोगे बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के तो आपका जो रेट पेटिशन है वो डिसमिस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका जर्नी है। वायलेशन ऑफ राइट हुआ, रिट आपने चूज किया, सिलेक्ट द करेक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एंड कलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, खुद के सारे चीजों को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस को ड्राफ्ट कर लो रिट को। उसके बाद जजमेंट आता है एंड रिलीफ, फाइनल हियरिंग्स वगैरह तो रहती है। मतलब बेसिकली ड्राफ्ट द रिट पेटिशन, फिर फाइल बिफोर दी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जो भी आपने यहाँ पे करेक्ट कोर्ट चूज किया था, अब ड्राफ्ट हो गया तो उसके बाद आप फाइल करोगे इधर बिफोर दी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। फिर एडमिशन होगा, इशू ऑफ नोटिस होगा जो रिस्पोंडेंट को भेजा जाएगा। फिर काउंटर एफिडेविट और रीजॉइंटर फाइल होगा, मतलब लिखित में आर्ग्यूमेंट्स चलेगी जैसे लिखित में चलेगा यहाँ पे रिप्लाईज। फिर फाइनल हियरिंग होगा जिसमें ओरल आर्ग्यूमेंट्स पे आएगा कोर्ट, एंड देन लास्ट में जजमेंट और रिलीफ आ जाएगा कि अलाउ किया, डिसमिस किया, मैंडेमस अप्रूव हुआ, सर्चुअरी के अंदर में क्या क्वैश हुआ। ये सारी चीजें मिला के बनती है जर्नी ऑफ अ रिट पेटिशन। सो आई होप आपने आज की वीडियो में कुछ नया सीखा होगा और आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे रिट्स क्या होते हैं और रिट पेटिशन की जर्नी क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।